यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कहानी जिसका शीर्षक है ठेस। नई कहानी हम शुरू करेंगे। ठेस कहानी से ही आपको पता चलता है कि शायद मनुष्य का यह एक स्वभाव होता है। वह कुछ दुख सुनता है, महसूस करता है, पर जब तक उसके मन को ठेस नहीं लगती उसके ऊपर खास प्रभाव नहीं पड़ता। पर यदि हमारे किसी व्यवहार से किसी के मन को ठेस लग जाती है तो उसमें किसने से परिवर्तन आ जाता है, यह जो है हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। ठेस कहानी बहुत सुंदर कहानी है और इसका जो मुख्य पात्र है वो है सिरचन। और इस कहानी में से जो मुख्य तौर पे प्रश्न पूछा जाता है वो भी सिरचन का चरित्र चित्रण ही पूछा जाता है। और हर कहानी का सार तो हम याद करते ही हैं, तैयार करते ही हैं। तो इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो शुरू से आखिर तक सिरचन के बारे में हम पढ़ेंगे। सारी कहानी उसके इर्द गिर्द ही घूमती है, किसने से उसके अंदर काबिलियत थी और किसने से किस बात का उसको बुरा लग गया। कहते हैं कि जो कारीगर इंसान है, आप कह सकते हैं कलात्मक इंसान है, उसके मन को अगर ठेस लग जाती है तो वह जो है किसने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, यह इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है ठेस और कहानी के जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इन्हें रेणु जी के नाम से भी जानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है एक बहुत अच्छे लेखक हैं। इन्होंने यथार्थ पर जो है यथार्थ कहानियां लिखी है, सच्चाई के करीब कहानियां लिखी हैं। हर कहानी कहानी इनके द्वारा रचित जो भी कहानी है वह बेजोड़ है। और जो यह कहानी आज आप पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ठेस, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही अच्छी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। थोड़ी थोड़ी करके हम पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। सप्रसंग व्याख्या के लिए यह स्टार्टिंग की ही पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई उसे बुलाने जाता है सिरचन को, क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो हो। अब लेखक ने सिरचन जो इस कहानी का नायक है उसके माध्यम से ही आप देखिए कि उसकी शुरुआत किसने से की है। कि जब भी खेती बाड़ी का समय है गांव के किसान सिरचन को गिनती में ही नहीं लाते कि भाई उसको काम में शामिल करने की जरूरत नहीं है, उसको बेकार नहीं कह सकते, बेगार है। बेगार शब्द का अर्थ होता है कि व्यर्थ में, अगर हम कोई कहते हैं ना भी कोई काम किया व्यर्थ की, बेगार की, और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो उसे बेकार की जगह बेगार कहते हैं। क्योंकि कोई उसको मजदूरी खेत आदि काम में बुलाता नहीं है। उसका कारण क्या है कि वह जो है निठल्ला या आप कह सकते हैं आलस्य से युक्त है। जब एक वन थर्ड काम सभी मजदूर मिस्त्री, एक तिहाई का अर्थ है वन थर्ड कर चुके होते हैं, तब कहीं हाथ में खुरपी लेकर बड़ा हिलता डुलता सा पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखने का अर्थ है बहुत धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे सोच सोच कर चलता हुआ, लटकता मटकता हुआ सा पहुंचता है। और लेखक कहते हैं कि अगर व्यर्थ में, मतलब मुफ्त की मजदूरी देनी हो भी, काम नहीं होगा, वैसे मजदूरी देनी हो तो सिरचन को याद कर लिया जाए। अब उसके बारे में क्या कहते हैं, आज सिरचन को मुफ्त खोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है, सारे इलाके में एक दिन भी समय निकाल कर चल। अब जो उसके अंदर हुनर था वह इतना ज्यादा था, किसी समय में था उसके अंदर वह हुनर। क्या कहते भी, आज उसको काम चोर आदि कोई कुछ भी कह ले, वो समय था जब उसके मड़ैया का अर्थ है जहाँ वो रहता है, बड़े 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 लोग आते थे और उससे मिन्नत करते थे, खुशामद करते थे, प्रार्थना करते थे कि भी चाहे कैसे भी हो थोड़ा सा समय निकाल कर चले। क्योंकि जो वह कला है, जो वह बुनता है, जो वह बनाता है, वह उसके अलावा और कोई उसके जैसा बना नहीं सकता। एक ऐसा समय था। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा।
मतलब हंसी मजाक चल रही है, व्यंग भी है इस कहानी में। बड़ी सरलतम भाषा में यह लगता है जैसे हम सब किसी ही कहानी है। लेखक कहता है कि कल मेरे बड़े भाई की शहर से चिट्ठी आई थी, सिरचन से एक चिक बनवा कर भेज दो। उसके अंदर हुनर है, कारीगरी है। तो फिर वो कहते कि मुझे माँ मतलब याद है, मेरी माँ जब सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पूछ लेता भी भोग क्या लगेगा, पर सिरचन को क्या क्या देना पड़ेगा। माँ हंसकर कह देती जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। कि भी पूजा भोग का अर्थ है कि उसे दान दक्षिणा क्या देनी पड़ेगी, वह काम तो कर देगा। लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। और लेखक कहता है कि माँ हंसकर कहती कि मेरे काम में वो ऐसा कभी नहीं करता। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी करने का अर्थ क्या है, आप बेइज्जती करने जैसा मान सकते हैं इसे। कि जैसे मान लो कोई आपसे बहस कर रहा है और आप उसको कुछ ऐसा जवाब या ऐसा उत्तर दे दो कि उसके बाद उसको जवाब कहते न बन पड़े, इसे बेपानी। किसी की इंसल्ट करना एक अलग बात है, आप किसी को कहते हैं लाजवाब कर देना, कि भाई किसी को आप चुप करा दो, उसकी के पास आपकी कही हुई बात का तोड़ न हो, उसको आपकी बात कही हुई बात को वह काट न सके, तो उसे बेपानी करना कहते हैं। तो एक बार कहता है लेखक कि पंचानंद जो चौधरी था, उसके छोटे लड़के को मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई। वो कहता है कि भी खाने पीने के लिए जब उसको इस तरह का खाना भोजन दे दिया गया जो उसे पसंद नहीं, तो उसने यह कहा था कि नाखून से काट कर तरकारी परोसने का मतलब कि बहुत ही कंजूसी से बहुत थोड़ी सी देती है, और इमली के रस से कढ़ी तो हमारे यहाँ बनाते हैं कहार कुम्हारों में, तुम्हारी भाभी कहाँ से सीखी। अर्थात जो उसे खाना दिया गया पसंद नहीं आया तो उसने ऐसा कहा था। इसे सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ उलस कर कहती आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई घी की डांडी खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है न। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद उठी हुई है मोती के शीतल पाटी की। अब लेखक कहते हैं कि जैसे ही सृजन को मेरी माँ देखती थी तो उसकी पसंद का भोजन जो है, जो भी उसे पसंद है वह बनाती और उसे बताती थी कि ये चीजें तुम्हें पसंद है। फिर वो अपने घर गृहस्थी के लिए किस किस चीज की जरूरत है, लेखक कहना चाहता है कि उसके घर परिवार के अंदर सृजन का खास आना जाना था। फिर वह जो सामान बना कर देता था, अपनी जो उसकी आर्ट है, जो कला है, वह भी बिल्कुल अद्वितीय लाजवाब बना करके देता था। तो कहते कि मोती के शीतल पार्टी के लिए जो है यह आज ननंद रूठी हुई है तो बना के देना पड़ेगा। सिरचन अपनी पनियाई जीप को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी, नहीं तो शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। कि भाई अब सीजन का समय है, बिल्कुल समय नहीं है, पर जो तुम्हारे घर पे घी की सुगंध है उसको सूंघ कर आ गया हूँ, अर्थात मुझे अब शुद्ध घी का खाना मिलेगा। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जाता से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा सी भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है काम चोर नहीं। कि वह काम का नियम का बहुत ही पक्का इंसान है। लेखक के कहने का अर्थ है कि जब मैंने उसे काम करते देखा है तो वह आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, बड़ी तन्मयता से हर काम को वो अपने हाथ से करता है। एक एक मोती और पटेर को, जो यह उनकी आर्ट की चीजें हैं जो वह बनाता है, जो इसमें पाठ में हमें समझ में आ रहा है, वह जैसे जो चारपाई आदि है, चिक है, आप कह सकते हैं जो शीतल पाटी, जो बैठने की चौकी आदि है, बुनाई का काम करता है, कारीगर है। तो कहते कि इतनी तन्मयता से करता है, और अगर जरा सा कोई उसको बीच में टोक दे या ऐसे, तो कहते हैं कि किसी और से करा लो, मैं मुंह जोर हूँ। मतलब मुंह जोर काटते हैं कि बोलता ज्यादा हूँ पर मैं काम जो है वह अच्छा करता हूँ, काम चोर नहीं हूँ। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सी झाल वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि वह कोई मजदूरी नहीं लेता, पेट भर के भात अर्थात चावल पे काम करने वाला कारीगर है। दूध में कोई मिठाई न मिले अर्थात कोई मीठा न हो कोई बात नहीं, लेकिन बात में जरा सी झाल वह बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं करता कि उसके अंदर हुनर है, कोई उससे गलत बोले यह बात उसे पसंद नहीं है। बात में झाल का अर्थ क्या है कि कोई नाराजगी भरे, कोई ताने कमेंट सा उसके ऊपर कसे, तो यह बात सिरजन को पसंद नहीं है। सिरजन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरजन को बुलाओ, तुम खिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खा। अब देखिए सिरचन की जो आप ये कह सकते हैं, इस कहानी में आप पूरा पढ़ेंगे, पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द है। उसके चरित्र की विशेषताएं आ रही कि वे खाने पीने में लोग उसे चटोर कहते हैं, और लेखक के भाषा में अगर तो शब्द को प्रयोग करना तो आप इसको शौकीन भी कह सकते हैं कि तली मतलब अच्छे से बघारी हुई, छोंक आदि लगाई हुई बढ़िया सी सब्जी तरकारी करते हैं, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, ये चीजें उसको बहुत पसंद है। पहले से प्रबंध होना चाहिए, वह मजदूरी नहीं लेता, काम अच्छा करता है, लेकिन अगर खाने में चिकनाई कम अर्थात उसे घी आदि खाना पसंद है, और अगर वह नहीं मिलता तो उसके काम की चिकनाई सारी खत्म हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, आज तो अब अथक वाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। अब यह उसकी क्वालिटी है कि यदि उसे अच्छा खाना नहीं मिला तो वह कहेगा कि आज तो माथे में दर्द हो गया है और मुझे जाना पड़ेगा, वह बहाना बना देता है, और किसी दिन आके करूंगा। इसका अर्थ लेखक ने तो कितने सरल भाषा में लिखा है, माने कभी नहीं कि वह काम कभी पूरा नहीं होगा, और जो काम सिरचन ने किया है उस जैसा और कोई कर नहीं सकता, तो वह काम अधूरा ही रह गया। लोग उसकी इस क्वालिटी को जानते हैं। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, मोढ़े जिसे मूढ़े भी कहते हैं, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात ही, अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं। लोग बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना पुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। एक कला की हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, लेखक इसमें क्या कह रहा है कि एक कारीगर की अगर कला ही कहीं खो जाए हमारे निजी स्वार्थ के लिए, उसे बेकाम का काम कहते हैं। कि कहते कि जो उसका हाथ का हुनर है, जो काम ऐसी चीजें ऐसी ऐसी वो बनाता है कि कोई और बना नहीं सकता, लेकिन लोग जो है थोड़े से पैसों को या किसी को अच्छा खाना खिलाने को भी अपनी वो समझते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। तो कहते कि वो कुछ करता ही नहीं, पेट पर खाना खाता है, कोई पुराना धुराना कपड़ा दे दो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात। कहते कि वह कुछ नहीं बोलता, ऐसा भी नहीं है, जहां उसका मन नहीं मिलता, कोई उसे गलत कह दे तो वो कुछ बोल भी देता है। अब लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि महाजन टोले किसी का नाम है, भज्जू टोले के महाजन, टोले का अर्थ है कि जो ग्रुप बना हुआ है महाजन का, महाजनों का, उनमें भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। उसने ऐसा कहा कि मैं इतनी बड़ी बात मुझे क्या, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाई भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। वो कहते हैं मुझे पसंद का बढ़िया खाना चाहिए और इंसान काम करवा लेता है। लेखक ने इसके माध्यम से यह संकेत किया है, हमारे जैसे आप कह सकते हैं मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय परिवार के लोग जो हैं, जो किसी कारीगर से काम कराते वक्त हम मतलब सारी बचत जो है जो आप निम्न वर्गीय वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ ही करना चाहते हैं। जैसे आप उदाहरण रिक्शे वाले का मान सकते हैं, सब्जी पे रेहड़ी पे सब्जी लेके आते, हम किसी मॉल में जाकर के 1 किलो सब्जी के 100 रुपए दे सकते हैं, वही सब्जी अगर हमें मोहल्ले में रेहड़ी पर 70 रुपए किलो मिलती है तो हम उसमें मोल भाव तय करते हैं, साथ में सोचते हैं कुछ फ्री में मिल जाए, और कुछ लोग खड़े खड़े खा भी लेते हैं।
मतलब हम उस समय यह नहीं सोच पाते कि ये लोग जो है कोई ऐश आराम के लिए ये काम नहीं कर रहे, ये अपना जीवन यापन करने के लिए काम कर रहे हैं। तो लेखक ने इसमें के लोगों के प्रति सहानुभूति इस बहाने से, इस कहानी के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की है कि जो कलाकार है वह सिर्फ वो पेट भर खाने के लिए काम कर रहा है, वो कुछ नहीं, उसे भोजन अच्छा करवाया ही जाना चाहिए। तो कहते कि जो है एक खेसारी का एक साधारण सा जो सत्तू खिलाकर सारा दिन कोई काम कराए, तो कहती यह बबूनी, मतलब हे बहन यह काम तुम्हारी माई कर सकती, जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई। देखिए अब लेखक ने अब तक सिरचन के बारे में आपने यह देखा है कि जो जो उसके चरित्र की खासियत थी, जो उसको पता है कि किस तरह से गांव में व्यवहार था, किस तरह से वे लोगों को अगर कोई उसका मन दुखाता है तो जवाब दे देता था, अगर उसको लगता है कि कहीं पर काम सही नहीं हुआ तो बीच में छोड़ के चला जाता था, या फिर काम करता था तो बहुत लगन से, बहुत अच्छे ढंग से। तो ये सब चीजें उसके बारे में बताई है। और अब लेखक जो है कहानी शुरू करने जा रहा है मूल रूप से, कि भी बड़ी बात ही उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानो, तो भाभी ने हंसकर कहा बैरंग वापिस। इसलिए 1 सप्ताह से पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। अब लेखक जो है एक घटना के बारे में बता रहा है कहानी के अंदर, कि भी मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई थी, और उस इसकी बहन का नाम मानू है। और वो क्या कहना चाहती है कि दूल्हे ने बड़ी भाभी को पहले ही खत लिख करके बता दिया था कि ये चीजें आनी चाहिए और इस तरह की चीजें, और उन्हें पता है कि सिरचन के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो सिरचन को लगभग 1 हफ्ता पहले, विदाई से 1 हफ्ता पहले बुलाकर तैनात कर दिया था, और यह भी कहा था कि नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए, इतना सुंदर बनाओ। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। और क्या कहते हैं कि रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। कहते भी सिरचन भी बड़ा मान रखता था, भी चलो जिस परिवार में हमेशा से काम करते उस परिवार की यदि बेटी विदा हो रही है उसके लिए बनानी है, तो कहते कि बहुत पतली छुरी के बांस की तिलियों और कमानियों को चिकना कर करके उसने जो अपनी कारीगरी है उसका, कहते हैं ना कि हम अपना 100% देंगे, तो इस तरह से बहुत ज्यादा मेहनत करके वह बुनाई करने बैठ गया था। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार बहुत अच्छी चीज बन रही है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मुखर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरे चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है। अब देखिए वो अपने काम को बहुत लगन से कर रहा है, घर में महिलाएं हैं, बात कर रही है, और उसको अप्रत्यक्ष रूप में अगर कोई बात चुभती है, जिसको हम ताना कहते हैं, व्यंग कहते हैं, तो इस तरह से उसके कान में लग रही है। कोई कहता है कि हालांकि हो सकता है वो मजाक कर रही हो कि भी मोहर छाप वाली धोती देने से इतनी अच्छी चीज बनती है, तो पहले ही किसी को खबर कर देती उसके। तो फिर वह भी अपनी बात रख देता है कि रेशमी कुर्ता दे तो भी ऐसी चीज नहीं बनती, ये तो भाई बहुत सबसे छोटी बेटी है और उनका दूल्हा अफसर आदमी है, तो उनके हिसाब की ही चीज बना रहा हूँ। अब जो मंजली भाभी है, लेखक कहता है, उनका मुंह लटक गया। फुसफुसाकर किससे बात करती है, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, अर्थात इसे खाने को भी बहुत अच्छा मिलेगा, तब कहीं जाकर के सिरचन ऐसी बात कर रहा है। तो इस तरह से आपने इस कहानी में अब तक जो पढ़ा वो यह है कि वह जो सच्चा कारीगर है अपने काम के प्रति लगन रखता है, पर उसकी जो उसके साथ जो 2-3 शर्तें होती है काम को करने की, एक अपना एटीट्यूड होता है, यदि उसको कोई चोट पहुंचाता है
तो वह उसके काम को आप कह सकते हैं पूरी तरह से अच्छा होने नहीं देता।